ओके सो हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किन चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करने वाला। कि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, स्नो बहुत है, गर्मी बहुत है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, आप अकेले फील करते हो, होम सिकनेस हो जाती है, जॉब्स नहीं मिलती, स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, हेल्थ सिस्टम ख़राब है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ख़राब है, वगैरह वगैरह। ये वाले रीजंस डिस्कस नहीं होंगे। इनफैक्ट देयर आर 9 सिनेरियोज जो आज डिस्कस करेंगे। अगर वो आप पे अप्लाई होते हैं तो यू शुड थिंक twice before coming to Canada. Let's begin. हाँ जी, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं। कनाडा आने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए, पैसे, फाइनेंसेस। और मोस्ट प्रोबेबली उन फाइनेंसेस को अरेंज करने के लिए अगर आप लोन लेने वाले हो, उस लोन की अमाउंट छोटी तो होने नहीं वाली। कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 लाख का लोन होगा। और इनफैक्ट अगर आप उतना लोन लेके आ रहे हो, या अपने पेरेंट्स की जो अब तक की सेविंग्स हैं, या आपके जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको कोलेटरल रख के आपने किसी तरह शायद पहले 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस अरेंज की है, और आप ये सोच के आ रहे हो कि कोई बात नहीं, अगले 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस यहाँ आके अरेंज कर लेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, डिस्करेज या डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन काफ़ी सिनेरियोज़, काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे उनको अगले 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस भी काफ़ी हद तक घर से ही मंगानी पड़ती है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें से एक कॉमन रीज़न ये है कि 16 मंथ्स का लगातार 4 सेमेस्टर्स लगातार बैक टू बैक होने वाले हैं। उतना टाइम नहीं मिल पाता, या टाइम पे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल पाती कि उतनी देर में उतनी की सेविंग्स इकट्ठी हो जाएं कि अगले 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस निकल आए। तो ये सोच के आना कि बाय चांस अगर ऐसा कुछ होता है, बाय चांस आपको जॉब्स मिलने में परेशानी होती है, या आप यहाँ पे कनाडा में किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, तो उस स्टेज में क्या आपकी होम कंट्री से, क्या आपके पेरेंट्स बाकी 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस भी भर सकते हैं? वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर उसका जवाब हाँ है तो आगे कंसिडर करो। लेकिन अगर आप फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा सोच विचार में पड़ रहे हो अभी से, तो थोड़ा और सोच लो, थिंक ट्वाइस। क्योंकि फाइनेंसेस अगर अरेंज्ड नहीं है तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं ये कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि फाइनेंसेस के लिए फ़ीस इकट्ठी करने के लिए आप एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दो इलीगली, या 20 आवर्स से ज़्यादा कैश पे, क्योंकि आपने भी न्यूज़ वगैरह देखी होंगी, कुछ स्टूडेंट्स डिपोर्ट हो जाते हैं अगर पकड़े जाएँ तो। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस पहले से नहीं की जाती। ये स्पेसिफिकली अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस फैक्ट कि ये बहुत ज़रूरी है जब आप लोन लेके आ रहे हो और आपके पास पूरे प्रोग्राम की फ़ीस ऑलरेडी नहीं है। क्योंकि एक बार यहाँ आ गए तो बीच में तो वापस नहीं ना जा पाओगे। तो पहले ही वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से सारी कैलकुलेशन, सारी प्लानिंग करके आओ। नंबर 2, अगर आपके आइल्ट्स में किसी एक मॉड्यूल में जो बैंड स्कोर है वो 5.5 है। अब यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा, आप आ सकते हो या नहीं आ सकते। बट आप ये देखो कि अगर आपका आइल्ट्स में स्कोर इतना अच्छा नहीं है, 6 ईच जो है वो एसडीएस के लिए चाहिए होते हैं, और नॉर्मली भी एडमिशन्स के लिए भी ज़्यादातर कॉलेजेस में 6 ईच तो चाहिए ही होते हैं। और अगर आपके उतने स्कोर नहीं है तो आप खुद देखो कि पहले तो यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वीज़ा सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पहुँच भी गए तो आप खुद देखो भी आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिली होगी। ऑब्वियसली वो कॉलेजेस उतने बड़े रेप्यूटेड कॉलेजेस नहीं होंगे, वो ब्रांड नेम्स नहीं होंगे, वो प्रोग्राम्स भी ऐसे नहीं होंगे जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड हों। क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस और अच्छे प्रोग्राम्स हों, वहाँ पर कंपटीशन भी तो उतना होता है ना। वहाँ पर अच्छे बच्चे भी तो इतने अप्लाई कर रहे होते हैं जिनके साथ साथ 8-8 बैंड भी होंगे। और इंडिया से तो स्पेसिफिकली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट से तो बहुत ज़्यादा उनके स्कोर्स आए होते हैं पिछली क्वालिफिकेशन में भी और आइल्ट्स में भी। तो आप खुद देखो कि जिस कॉलेज में आप आ रहे हो 5.5 मॉड्यूल्स के साथ, या जो भी आपका स्कोर है उसके साथ, क्या वो कॉलेज उतनी फीस के लिए वर्थ इट है? क्या आपको लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस कॉलेज से उतना होगा? चलो उसकी बात भी छोड़ दो। 5.5 का मतलब है कि आपकी इंग्लिश पे एज ए लैंग्वेज उतनी अच्छी कमांड नहीं है, जो कि बुरी अच्छी बात की बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन आप जिस कंट्री में आ रहे हो वहाँ पे जो प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें आपकी जितनी अच्छी कमांड होगी या जितना अच्छा आपका होल्ड होगा, उतना आपको आगे जाके फ़ायदा होगा ना। आपके करियर में हेल्प मिलेगी, आपको उतनी जल्दी पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी, आपका उतना अच्छा सर्कल होगा, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आपको नहीं लगता कि 5.5 बैंड में आने की ट्राई करने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले आप 6 ईच ले लो, खुद भी कॉन्फिडेंट फील करोगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा ना। तो एक बार सोच लो, 5.5 बैंड अगर आ गए हैं तो आइल्ट्स अगर दोबारा देने की बजाय आप सिर्फ आने की कोशिश कर रहे हो, तो अगेन थिंक ट्वाइस। फिर अब अगर प्रोग्राम्स और कॉलेजेस की बात हो ही रही थी तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रोग्राम, टाइप ऑफ प्रोग्राम। आप किसी ऐसे प्रोग्राम में आ रहे हो जहाँ से आप कोई स्किल गेन करने वाले हो, या वो एक बिल्कुल जेनरिक सा प्रोग्राम है जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल नहीं गेन करोगे, बस
कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हो तो वो है बड़ा स्किल बेस्ड प्रोग्राम है ना। उसमें आप कोडिंग सीख रहे हो, सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है वो सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो कोई ऐसी मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है वो सीख रहे हो, नर्सिंग जैसे प्रोग्राम में आ रहे हो, डेंटल असिस्टेंट ऐसे किसी प्रोग्राम में आ रहे हो, तो यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग जो आपको फुल टाइम जॉब जब आप ढूंढ रहे होगे तो आपको बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट कर देगी वो क्वालिफिकेशन, जिससे आपको जॉब मिलने में हेल्प होगी, आगे करियर में हेल्प होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसे ही प्रोग्राम लेके आ रहे हो जो क्वालिफिकेशन इनफैक्ट सभी के पास ही होती है, चाहे उन्होंने वो परस्यू की हो या ना की हो, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स के नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो बहुत ब्रॉड एंडेड प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर आपको कुछ सिखा नहीं पाते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्किल बेस्ड और नॉन स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स में से चूज़ करना। और अगर आप किसी नॉन स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम में आ रहे हो तो अगेन थिंक ट्वाइस। फिर बात आती है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम की। अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो वेल एंड गुड, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। 1 साल का प्रोग्राम है तो मेक श्योर कि आप उस हिसाब से प्लानिंग करो सारी के दूसरे साल का प्रोग्राम भी या दूसरा प्रोग्राम भी आप ले लो ताकि वर्क परमिट 3 साल का मिले आपको कनाडा में। लेकिन अगर आप 4 साल का कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल +2 के बाद अगर आप 4 साल की बैचलर्स डिग्री लेके आ रहे हो, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि जब आप अपने 5वें सेमेस्टर की फीस भर रहे होगे या अरेंज कर रहे होगे तब लोग वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। जब आप अपनी डिग्री पूरी करोगे तो हो सकता है जो आपके साथ आए थे वो PR उनको मिल गई हो। अगर आपका एंड गोल सिर्फ PR ही था तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 1 सेमेस्टर या 1 साल का प्रोग्राम करके PR ले ली होगी, और आप ऑन द अदर हैंड उनसे 4 गुना ज़्यादा पैसे दे के वही एक प्रोडक्ट ले रहे होगे, दैट इज़ परमानेंट रेजिडेंसी, अगर वो आपका गोल था तो। लेकिन अगर आपका गोल ऑब्वियसली ऐसा है जिसमें बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली आप रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो तो करनी पड़ेगी ना, तो ऑब्वियसली आप डिग्री लेके आओ। लेकिन मेक श्योर कि आपके फाइनेंसेस, आपकी ड्यूरेशन, आपका जो 4 साल का पीरियड है वो फाइनेंसेस वाइज, सोशली, इमोशनली सब कुछ सॉर्टेड आउट है। फिर बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बैचलर्स की होती है और मास्टर्स करनी होती है, या बैचलर्स भी हो सकता करनी हो। क्या आपने अपनी सारी ऑप्शंस कंसीडर की हैं? कनाडा सिर्फ आप इसलिए तो नहीं आ रहे कि PR ईजी है या आपके फ्रेंड्स कनाडा गए थे तो आपको ही सिर्फ कनाडा दिख रहा है। क्या आपने जर्मनी कंसीडर किया? क्या आपने USA कंसीडर किया? क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आप सपोज मास्टर्स करने आ रहे हो तो जर्मनी में आपकी मास्टर्स फ्री में हो सकती है, ऑलमोस्ट फ्री में, अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। और USA में भी स्कॉलरशिप्स कंसीडर करें, अगर सैलरीज कंसीडर करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। ज़्यादातर ऑब्वियसली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए US, जर्मनी बहुत अच्छी ऑप्शंस हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने और सारी कंट्रीज़ कंसीडर किए बिना सिर्फ कनाडा को चूज़ कर लिया, देखो मैं यहाँ पे अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कनाडा को प्रमोट करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे। माई मोटिव ऑफ टेलिंग यू दीज थिंग्स कि जहाँ पे भी आना है, कनाडा आना है या इंडिया के बाहर या अपनी होम कंट्री के बाहर कहीं पे भी जाना है, डू दैट रिसर्च विच इज़ नीडेड। हो सकता है आपको कनाडा से बेटर ऑप्शंस भी और बहुत सारी कंट्रीज में मिल जाएं, लेकिन अगर कनाडा भी आना है तो दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि क्या आपने कनाडा में रिसर्च बेस्ड ऑप्शंस कंसिडर किए हैं। जो ज़्यादातर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना, जो फ्री में पढ़ाई वाली अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में हैं, वो ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड मास्टर्स में अवेलेबल होती हैं। इनफैक्ट एक स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट इनटेक में यहाँ आ रही हैं कनाडा में फुल्ली फंडेड मास्टर्स करने। उनके साथ जो कॉन्वर्जेशन है वो एक पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ मैं, वहाँ पे आपको सारी कॉन्वर्जेशन मिल जाएगी। इसलिए चैनल का नाम भी ये वाला रखा है ताकि SRN अकेडमी में पॉडकास्ट का नाम रख दूँ। नाम के मामले में मैं उतना कुछ क्रिएटिव नहीं हूँ। आई लेट यू नो व्हेन दैट पॉडकास्ट इज़ रेडी फॉर यू। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि अगर आप कनाडा सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि आपको PR लेनी है और यहाँ पे पढ़ने के बाद आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो PR आसान हो जाएगी वगैरह वगैरह, अगर आप ये सोच के आ रहे थे तो अगेन थिंक ट्वाइस। और ये मैं प्रिसाइजली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है। प्रोफेशनल डिग्री से मेरा मतलब है कि शायद BDS, वेटरनरी साइंसेज या कोई भी और किसी फील्ड में कोई ऐसी डिग्री जहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल लॉयर्स प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इक्विवेलेंसी देखो जो WES है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, या ICAS है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इक्विवेलेंसी कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मैप आउट करती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी जो डिग्रीज होती हैं जहाँ लाइसेंस रिक्वायर्ड हो वो मास्टर्स की इक्विवेलेंसी भी उनकी बन सकती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मास्टर्स करने आप यहाँ आने वाले थे वो आपकी ऑलरेडी हुई हो
हो और वहाँ पे ही सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस अगर गेन कर लो, 1 या 2 साल का भी, या किसी तरह आप 777 ले आओ, वहीं पे बैठ के आप PR के जो पॉइंट्स हैं वो अचीव कर लो, तो हो सकता है आपको यहाँ पे जो सिर्फ PR के लिए जो आप इतने पैसे खर्चने वाले थे वो खर्च ना करने पड़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी भी जो BDS क्वालिफिकेशन थी, अगर मैं शायद तब वेस इवैल्यूएशन करवा लेता उसकी, तो शायद मेरी भी मास्टर्स की इक्विवेलेंट आ जाती, पर तब सिनेरियो कुछ और था, वो मैं कभी और डिस्कस करूंगा आपसे। लेकिन अगर आप इस सिनेरियो में फॉल कर रहे हो तो डू कंसिडर दैट, और बाय चांस ऐसा नहीं भी हो रहा तो PNP ऑप्शंस कंसिडर करो, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स। अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो हो सकता है आप उसके थ्रू PR लेके आ सको। स्टडीज़ पे इतने पैसे लगाने से पहले इतनी रिसर्च करनी तो मेरे ख्याल से बनती है, सो थिंक ट्वाइस और थ्राइस और मे बी 5-6 टाइम्स। और PR की बात अगर कर ही रहे हैं तो अभी लाइसेंस वाले प्रोफेशंस और प्रोफेशनल डिग्रीज की बात करके अब क्लास 12th की बात भी करते हैं। अगर आप क्लास 12th के बाद आ रहे हो यहाँ पे और फिर से अगर ऐसे ही किसी एरिया में आ रहे हो, टोरंटो, ब्रैम्पटन, सरी, जहाँ पे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ पे ऑलरेडी PR मुश्किल है, या मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, जहाँ पे फ्रेंच आनी काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाती है। हो सकता है आने वाले टाइम पे सारे रूल्स चेंज हों और पॉसिबिलिटीज़ हो, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए आप वो वाली प्रोविंसेस भी कंसिडर करो ना, कि जहाँ पे PR ईजी है, जहाँ पे पढ़ने का फ़ायदा एक्चुअली आपको होने वाला है अगर आपका एंड गोल परमानेंट रेजिडेंसी है। और ये स्पेशली बात तब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, अगेन जो मैंने स्किल और अनस्किल्ड की बात की थी ना, कि अगर आप ऐसे किसी प्रोग्राम में आ रहे हो जहाँ पे आप कुछ स्किल्स गेन नहीं कर रहे, अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफिकेशंस के बेस पे कोई ऐसी जॉब सिक्योर नहीं कर पाओगे जो आपको PR में हेल्प कर पाए या नॉक B की कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर वो जेनेरिक प्रोग्राम्स लेके आप आ रहे हो तो उन्हीं प्रोविंसेस में जाओ जहाँ पे उन प्रोग्राम्स को करने का एक्चुअली आपको फायदा होने वाला, राइट। और इसके बाद जो और सबसे ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, अगर आप उसमें फॉल कर रहे हो फिर तो आई वुड से कि थोड़ा अभी ठहर ही जाओ, इतना ख़राब डिसीजन ना ले लेना कि यहाँ आके आपको वही वाले जो इश्यूज़ हैं जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, वो मेरे ख्याल से उन लोगों के साथ हो सकता है जो इन सारी कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये पढ़ना पड़ेगा मुझे 2 मिनट, कि अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, ऐसी किसी प्रोविंस में आ रहे हो जहाँ पे PR या प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली, आप किसी ऐसे प्रोग्राम में आ रहे हो जहाँ पे आप कुछ स्किल्स गेन नहीं कर रहे, एक एक्स्ट्रा स्पेशल स्किल्स जो आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, आपके बैंड भी 5.5 है, मतलब आप किसी अच्छे कॉलेज, अच्छी लोकेशन पे नहीं आ रहे, तो जब आप इतनी सारी सिचुएशंस में, सिनेरियोज में फॉल कर रहे हो, तो आई थिंक आप ये डिसीजन बहुत जल्दी में ले रहे हो, या किसी की बातों में आके ले रहे हो, या गलत इन्फ्लुएंसेस में आके ले रहे हो, तो थिंक ट्वाइस, थ्राइस, या जितना भी सोच समझ के आप डिसीजन ले पाओ, ये आपके लिए बेटर होगा। तो बस मेरे एक्सपीरियंस में ये कुछ चीज़ें थी जिसमें अगर आप फॉल कर रहे हो तो यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग टू कैनेडा। और कोशिश करूँगा मैं ये जितने भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं और भी सिनेरियोज अगर मुझे देखने को मिलते हैं वो इंस्टाग्राम पे आप सभी के साथ डिस्कस कर पाऊँ। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।